आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी मतलब बॉडी का वेस्ट। इसके पहले हमने सारे सिस्टम्स पढ़ रखे हैं। ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लासेस हैं। कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे मैंने बताया था, दो चीज़ें होती हैं, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर। जब हम शरीर की बाहर अंगों का अध्ययन करते हैं जो शरीर के बाहर दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और जब हम शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, वाइटल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके सिस्टम्स, उनके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, तब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का हमें आज ये तीसरा टॉपिक पढ़ना है। चौथा टॉपिक है ये हमारा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन। डाइजेशन आपका हो चुका। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद अभी लेटेस्ट मैंने आपका ख़त्म क्या किया है? सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नाउ दिस इज फोर्थ टॉपिक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। क्योंकि आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स, फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक्स काहे पर टिके हुए हैं? आपके मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इसको हिंदी में अपन बोलते हैं उपापचय शायद। हाँ, मेटाबॉलिज्म की बात जब भी हम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म को टू पार्ट्स में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरे को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से क्या मतलब है? कैटाबॉलिज्म मतलब है तोड़ना, किसी भी चीज़ को अपनी आम भाषा में हम जो, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, तो जब हमें कोई चीज़ें समझना होती हैं तो हम उसको अपने समझ के हिसाब से कुछ सिंपल शब्दों में दिमाग में फीड कर लेते हैं। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, बार बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म है। होता है कभी कभी एग्जाम्स का प्रेशर जब होता है तो क्वेश्चंस के लिए टाइम कम होता है आपके पास। आप सब नीट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको टाइम थोड़ा सा फास्टली आंसर्स को टिक करना होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कैटाबॉलिज्म से आप दिमाग में रखो तोड़ना, ब्रेक डाउन, ब्रेक करना। और एनाबॉलिज्म से मतलब आप रखो जोड़ना, वापस जोड़ना। शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं समझने की भाषा में, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना। अब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि लकड़ी पकड़ के तोड़ दिया या कुछ भी जोड़ दिया। सबसे पहले जैसे ही हमारा बॉडी सिस्टम स्टार्ट हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो हमारी बॉडी का क्या है उसमें प्रोडक्ट? ग्लूकोज है। आपका जो फूड कन्वर्ट हुआ, जो आपने खाना खाया, जो हमारा फूड हमारी बॉडी ने लिया, उस फूड में बैलेंस डाइट अगर हम काउंट करते, थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक से लेना पड़ेगा तब हम इस टॉपिक पर वापस आ पाएंगे। जो हमने फूड खाया, जो हमने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। यही हमारा पूरा मिला के क्या बना लेता था? बैलेंस डाइट बना लेता था। अब जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी ने लिया, प्रोटीन हमारी बॉडी ने लिया, फैट हमारी बॉडी ने लिया, तो क्या कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सर्कुलेट ऐसे ही होता चला जाएगा? प्रोटीन हमारी बॉडी में ऐसे ही बहना शुरू हो जाएगा, या फैटी एसिड या फैट हमारी बॉडी में ऐसे ही बहने लगेगा? नो। मैंने सपोज करिए आपने खाने में दाल चावल सब्जी रोटी खाई, अब क्या आपकी बॉडी में दाल चावल सब्जी रोटी आपको हाथ में दिखाई दे रही है कि फ्लोट कर रही हैं, घूम रही हैं, तैर रही हैं? नो। क्योंकि हमारा जो भी फूड है, जो हमने लिया है सॉलिड फूड या लिक्विड फूड, वो फूड कन्वर्ट अल्टीमेट लास्ट में किस में होता है? ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट आपका जो ब्रेक होगा, जब भी आप बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट आपका जब ब्रेक होगा तो सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल फूड क्या बनेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज। प्रोटीन जब आपका ब्रेक होगा तो वो काहे में होगा? लास्ट में अमीनो एसिड्स में होगा। और फैट आपका होगा फैटी एसिड्स। इसमें होगा फैट आपका होगा फैटी एसिड्स। अब ये डायरेक्ट भी नहीं बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले सुक्रोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ये सब पोजीशंस आएंगे, उसके कि नहीं आएंगे, अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू अलग अलग पार्ट का ब्रेकडाउन होगा।
सेम प्रोटीन की बात है, लिपिड ब्रेक होगा, लिपिड के बाद फिर अमीनो एसिड्स आएगा। ऐसे लास्ट में अगर आप देखेंगे फैट, तो फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, फैटी एसिड्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ये किसके थ्रू बना, कैटाबॉलिज्म। किसके थ्रू बना, कैटाबॉलिज्म। कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में जब कन्वर्ट किया गया, एंजाइम्स की हेल्प से उसको ब्रेक किया गया, तो वो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस से फूड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमें चाहिए, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड है, वो फूड हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स बन गया, फैट का फैटी एसिड्स बन गया। अब क्या ये नाप तोल के बनता है कि नहीं 1 लीटर ग्लूकोज है, 2 लीटर फैटी एसिड, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता ना। जो फूड हमारा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम हमेशा क्या उतना ही खाना खाते हैं जितना हमें ज़रूरत है। मुझे भूख 2 रोटी की है, मैं कभी कभी 3 रोटियां भी खा लेती हूँ। तुमको अगर चाउमीन मिल जाए खाने को, तो तुम फिर 2 प्लेट खाते हो मज़े से, क्योंकि फेवरेट चीज़ है आपकी। तो क्या होता है, अब 2 प्लेट चाउमीन आपने खाया, आपकी बॉडी को नीड तो 1 प्लेट चाउमीन का था, तो वो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में फूड स्टोर है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जितना आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना ही क्वांटिटी में ग्लूकोज बनेगा। जब वो एक्स्ट्रा बच गया, तो जो हमारा बॉडी का वेस्ट है, आप पूरी प्रोसेस डाइजेशन में पढ़ चुके हो, मुझे प्रोसेस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा थोड़ा लेनी पड़ेगी। तो जो हमारा फूड बचा, वेस्ट फूड, वो कहाँ इकट्ठा हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, वो तो वेस्ट इकट्ठा हो गया। अब वेस्ट के अलावा भी कुछ ग्लूकोज ऐसा है जो बॉडी में स्टोर हो गया, जो वेस्ट में नहीं गया, जो बॉडी में स्टोर हो गया। तो ह्यूमंस का या एनिमल्स का एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होता है, वो किस फॉर्म में होता है, मैंने बताया पहले आपको, ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। कहाँ जाके इकट्ठा होता है, लीवर में जाकर आपका बॉडी का एक्स्ट्रा फूड इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनाबॉलिज्म, तोड़ना और जोड़ना। पढ़ा आपने। तो जो आपने यूज कर लिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो आपकी बॉडी ने कंजप्शन कर लिया, आपकी बॉडी ने उसका यूज कर लिया, अब वो बचा, कुछ वेस्ट चला गया। जो बिल्कुल वेस्ट है वो हमारे इंटेस्टाइन में स्टोर हो गया, सो बाहर डिफिकेशन होगा, बाहर निकल जाएगा फीकस फॉर्म में। लेकिन जो कुछ अच्छा यूजफुल है, जो हमारे काम आ सकता है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो कहाँ जाना है, जो हमारे लिए यूजफुल है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। क्या बोल रहा है इसको, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और ये प्रोसेस कहलाती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफाइन करें, तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन कहाँ से आपकी आ रही है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन के लिए बताइए, बताया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल। हमारी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल, इसको क्या बोलना है, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्योंकि आपकी हर सेल में ग्लूकोज है, आपकी हर सेल में ऑक्सीजन है, और आपकी सेल्स में क्या सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड भी जा रहा है। तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो कहाँ होंगी, सारी की सारी आपकी सेल्स में होंगी। अब सेल्स में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, तो 2 चीज़ें काम करेंगी, यूजफुल प्रोडक्ट सर्कुलेट होंगे और हार्मफुल भी होंगे। यूजफुल सर्कुलेट होंगे और हार्मफुल भी होंगे कि नहीं होंगे। अगर उसमें ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजन है, तो क्या CO2 नहीं है सेल्स में, CO2 भी है। आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, ब्लड है, कौन सा ब्लड पढ़ा था हम लोगों ने कल ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज प्योर ब्लड, आवर बॉडी नीड्स प्योर ब्लड। बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी का वेस्ट ब्लड है, जिसकी हमारी सेल्स को नीड नहीं है, बट स्टिल इट्स फ्लोटिंग इन आवर सेल्स। तो हमारी सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो अगर वो यूजफुल प्रोडक्ट्स दे रही हैं, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स क्या देंगी, हार्मफुल भी देंगी। दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए एस्पेक्ट्स अगर देखें, तो कुछ किसी भी चीज़ के फ़ायदे हैं, तो उतने उसके नुकसान भी हैं। लेटेस्ट आपका मोबाइल है, जितना उसका फ़ायदा है, उससे ज़्यादा उसके नुकसान है। तो आपका एक्सक्रीशन यहीं से बना, जो मैं आपको बेस बताना चाह रही थी, आपका एक्सक्रीशन यहीं से बन के आया कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब इसको आगे लेते हैं।
एक्सक्रीशन। अब 3-4 चीज़ें और पहले समझ लीजिए। पहला शब्द आएगा आपका हेमियोस्टेसिस। स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर एक आध अक्षर में हेमियोस्टेसिस सुना है शब्द ये? पहले सारे शब्दों के मतलब आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। हेमियोस्टेसिस शब्द सुना है आपने? हेमियोस्टेसिस मतलब टू मेक बैलेंस इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर बॉडी इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, अंदर का। हमारी बॉडी में अंदर आपके सारे विसरल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, सब हैं कि नहीं है? तो जो हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है वो पूरा अलग है। अब जितनी क्वांटिटी में खाना खाया तो ग्लूकोज यूज हुआ, अभी पढ़ाया मैंने। ग्लूकोज के अलावा वेस्ट प्रोडक्ट क्या जाएगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये तो बॉडी ने यूज कर लिए, ये तो बॉडी ने क्या कर लिए? यूज कर लिए। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो बना वो फीकस के फॉर्म में आएगा, बताया भी। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं वो कहलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। कहीं ना कहीं उनमें नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं भी सारे वेस्ट आपको बताती हूँ सीक्वेंस से। तो हेमियोस्टेसिस क्या है? अगर वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, यूजफुल कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कम हो जाए तो बॉडी डिसबैलेंस है कि नहीं? अगर यूजफुल कंपोनेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए बॉडी में, डायबिटीज़ आप सब समझते हो, हर चीज़ की एक्सेस बॉडी में क्या कर पहुँचाएगी? नुकसान पहुँचाएगी। हर चीज़ की कमी, लैक ऑफ विटामिन ए, इंक्रीज ऑफ विटामिन ए, लैक ऑफ दिस, इंक्रीज ऑफ दिस। कोई भी चीज़ जो आपकी नॉर्मल रेशियो से ज़्यादा हो जाएगी वो बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है कि नहीं है? जो भी चीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही हमें ग्लूकोज फ़ायदा करता है बट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज हार्मफुल, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स हार्मफुल। तो जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने की प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड हेमियोस्टेसिस। जैसे दो प्रोडक्ट है, A + B = C, ए और बी ज़्यादा हो जाए, बढ़ती चले जाए तो नुकसान है। ए और बी के बाद सी प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बढ़ता जा रहा है तो नुकसान है। तो हेमियोस्टेसिस क्या करता है? मेक बैलेंस इनसाइड द बॉडी इन्वायरमेंट। बॉडी के इन्वायरमेंट को क्या करता है? बैलेंस करने की कोशिश करता है कि कोई भी चीज़ एक्सेस में है या कोई भी चीज़ कम है तो वो क्या हो जाएगी? बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हेमियोस्टेसिस शब्द का मतलब समझ में आया? हेमियोस्टेसिस मतलब टू मेक बैलेंस इनसाइड द एनवायरनमेंट। इनसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की चीज़ों को क्या रखता है? कांस्टेंट। क्या रखता है? कांस्टेंट मतलब स्थिर। आपने रिएक्शंस पढ़ी है, केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आती है, कांस्टेंट स्टेज की नहीं आती है। ऐसी जो केमिस्ट्री में कांस्टेंट शब्द है वो हेमियोस्टेसिस से रिलेटेड है आपका, कि इंटरनल ऑर्गन्स में जो आपकी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम जो करता है उस शब्द को नाम दिया गया है हेमियोस्टेसिस। अगला शब्द है आपका एक ऑस्मोरेगुलेशन, जो भी अपन को समझना है। इसलिए ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब पता है? सुना होगा ये तो। ऑस्मोरेगुलेशन लगाइए दिमाग 1 मिनट। पहला शब्द था हेमियोस्टेसिस, दूसरा शब्द है ऑस्मोरेगुलेशन। चलिए मैं ही बताती हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा। ऑस्मोरेगुलेशन क्या करता है? हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करता है। ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस, लिख लीजिए 1 लाइन में। हेमियोस्टेसिस का लिख लीजिए पहले। इट कीप्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इट कीप्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। It keeps internal environment of body constant. हो गया hemostasis, and it's necessary for our life. It's necessary for normal life कर लीजिए। It's necessary for normal life.
हीमियोस्टेसिस को ही कंट्रोल करने के लिए ये दो चीजें चाहिए आपको। हीमियोस्टेसिस को ही कंट्रोल करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हीमियोस्टेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यूजफुल है, वेस्ट बॉडी में भरा ही रहेगा, निकलेगा ही नहीं आपका। तो इसलिए आपके इन दोनों प्रोसेस के लिए हीमियोस्टेसिस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगला लिखिए, ऑस्मोरेगुलेशन। It is the process which regulates body's salt and water concentration. It is the process which क्या लिखा, which regulates the water and salts concentration in the human body. एक्सक्रीशन को एक लाइन में और समझने के लिए लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, एक्सक्रीशन, इट इज द प्रोसेस in which elimination of metabolic products, elimination of metabolic waste products, या उसको बाई प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, elimination of metabolic waste products from the animal body to regulate the composition of body fluid, to regulate the composition of body fluid and tissues. Body fluids and tissues. क्लियर? ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, अभी बताया मैंने, वाटर एंड सॉल्ट्स बैलेंस। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, वाटर का और सॉल्ट का बॉडी के अंदर बैलेंस। और एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना। Eliminate the metabolic by को वेस्ट भी कह सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक और बाय प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्सक्रीशन कहाँ से आया, एक्सक्रीशन की नीड क्यों हुई, एक्सक्रीशन कहाँ से आया। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन से वेस्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उसको बाहर निकालने की प्रोसेस कहलाएगी एक्सक्रीशन। उसमें 3 शब्द भी हमने देखे। पहला हीमियोस्टेसिस, क्या था हीमियोस्टेसिस, नॉर्मल, जल्दी बताओ, अभी भी तो मैंने लिखवाया है। नॉर्मल लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में, इंटरनल बॉडी प्रोडक्ट्स में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हीमियोस्टेसिस के 2 पार्ट्स हैं, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन अभी भी फिर रिपीट कर दिया मैंने, वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस करना, और एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेट ऑफ द मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या है, यही नीचे लिख दूँ, दिखाई देगा आप लोगों को, पीछे तक दिखाई दे रहा है। आज बारिश की वजह से थोड़ा अंधेरा है ना। मेटाबॉलिक वेस्ट, सबसे पहले आपका आएगा
नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरा आपका आएगा H2O। तीसरा आपका आएगा आयंस। कौन कौन से आयंस होते हैं? यूरिया यूरिक एसिड तो उसी में होंगे, CO2। अभी इतना बता देते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से वेस्ट हैं बॉडी के? जिनमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंपोनेंट होगा। हम नाइट्रोजन कंपोनेंट आपका कहाँ से आया? इसके 3 प्रोडक्ट्स लिख लो आप, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। कुछ बॉडी के बहुत सारे एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में भी आपको फटाफट लिखवा दूँगी। नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से? हमारी बॉडी में जब हम एयर इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी में जब एयर इनहेल हो रही है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन तो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है आपके पास? नाइट्रोजन है। तो जब आप एयर इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं बॉडी के तो जब नाइट्रोजन अंदर जाएगी तो वो यूज़फुल नहीं है बॉडी के लिए। वो या तो अमोनिया में कन्वर्ट होगी, या फिर वो यूरिया में कन्वर्ट होगी, या फिर वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगी। अब इसमें भी बहुत छोटा सा एक सिस्टम है, अभी मैं यहाँ लिख दूँगी, बाद में ओरली कर देता हूँ। हमारी उसमें 2 तरह के अपन ने वो पढ़े थे, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में क्या है आपका? हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स। नॉन कॉर्डेट्स में क्या है? लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स, जिनमें किडनी वगैरह डेवलप नहीं है। लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, गायब हैं ही नहीं। और आपके जो ये हैं हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ आपका वेस्ट को रिमूव करने के लिए ऑर्गन्स हैं, यानी कि किडनीज प्रेजेंट। तो जो आपके लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के 9 फाइलम्स में बांटा गया। प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और एकाइनोडर्मेटा। अब अमीबा, पैरामीशियम वगैरह ये सब क्या है, कैसे करेंगे? फूड कहाँ से लेते हैं? बॉडी सरफेस से लिए। इनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के थ्रू आता है, फूड की नहीं आता है। तो वेस्ट भी बाहर कहाँ से निकलेगा? बॉडी सरफेस से निकलेगा। तो लोअर कैटेगरी में शुरुआत जो रिमूवल की होती है वेस्ट की, जो शुरुआत बॉडी वेस्ट की रिमूवल की हुई, ये इस साइड का मिटा दें। क्योंकि बॉडी कैसी होती है? पोरस बॉडी है, बॉडी में पोर्स है, पोर्स से सारा का सारा फूड अंदर गया और बाहर निकल गया, तो बॉडी सरफेस से हो गया। इनको कुछ भी स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होगी। अब कुछ एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनकी बॉडी का वेस्ट होता है अमोनिया। ये ध्यान रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, नीट का क्वेश्चन भी है, कई बार आता है आपके। इससे 2 से 4 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, सिलेबस में कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो आपके क्वेश्चंस की इसकी फ्रिक्वेंसी 2 से 4 है। 2 या 4 डेफिनेटली इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने ही आने। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेन है कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में कौन से रहते हैं एनिमल्स? एम्फीबियंस, कुछ पानी में कुछ बाहर। बाकी आपके लोअर कैटेगरी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें से अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोन्स पानी में, पोरीफेरंस सी में, सीलेंट्रेट्स पानी में, प्लेटिहेल्मिन्थीज मॉइस्ट उसमें रहेंगे, एस्केल्मिन्थीज ये भी मॉइस्ट उसमें रहेंगे। उसके बाद एनालिडा, दोनों तरह से, ठीक है। एनालिडा के बाद मोलस्का, वाटरी, मोलस्का के बाद ऑर्थोपोडा, मोलस्का के बाद ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा कहाँ है? बाहर। कुछ थोड़े बहुत क्रैब्स वगैरह आपके जो हैं, केकड़े वगैरह, ये सब कहाँ हैं? पानी में। क्रस्टेशियंस अपन जिनको बोलते हैं, प्रॉन्स वगैरह को। उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, मोस्टली वाटर है। तो जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी का जनरली वेस्ट क्या होगा? अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। वाटरी एनिमल्स का जो बॉडी का वेस्ट होगा
वाटर एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, मैराइन एनिमल्स बोल सकते हैं कि नहीं। वाटर एनिमल्स को हम मैराइन एनिमल्स बोल देंगे। इनकी बॉडी का वेस्ट जनरली क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया क्या है, और मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा हार्मफुल कंटेंट क्या है, अमोनिया। और अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी खर्च करना पड़ता है। अमोनिया को बॉडी से रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की लगती है। तो किन एनिमल्स में अमोनिया वेस्ट रिलीज हो रहा है, जो वाटर में रहते हैं, उनके पास पानी है एक्सेस में। हम और आप तो पानी में तैरते नहीं हैं, इसीलिए हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस की बॉडी का जो वेस्ट है वो क्या है, यूरिया। फिर एक और आता है आपका यूरिक एसिड। तो मोस्ट टॉक्सिक क्या है आपका, सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है, लिख लीजिए चाहे तो आप पॉइंट्स नोट करते जाइए। मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट। और लीस्ट टॉक्सिक क्या कहलाएगा, यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक क्या कहलाएगा, यूरिक एसिड। और यूरिया क्या है, बीच का, ना तो मोस्ट है ना लीस्ट है, तो जो बीच में बचा वो क्या हो गया आपका, यूरिया हो गया। तो अमोनिया किसका वेस्ट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, किसका वेस्ट है, अमोनिया। वाटर एनिमल्स का वेस्ट अमोनिया है आपका। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स जो मैराइन होते हैं, वाटरी होते हैं, उनका बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आपका अमोनिया। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह से इनको इनके हिसाब से 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ये साइड का मिटा दूँ, देखो ये कैटागोरीज बराबर नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दो इसको। वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से इनको कितने पार्ट्स में बांटा जाएगा, 3 पार्ट्स में। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मतलब क्या है, बॉडी का वेस्ट, यूरिक एसिड। यूरियोटैलिक का मतलब क्या है, बॉडी का वेस्ट, यूरिया। अमोनिया, जिनका अमोनोटैलिक वो हो जाएंगे, जिनका बॉडी का वेस्ट अमोनिया होगा। अब हमारा यूरिया किसका, ह्यूमन का प्रोडक्ट है। यूरिया कहाँ बनता है, आप सबको पता है, लिवर में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है आपकी बॉडी का, लिवर में, क्योंकि लिवर में जो है ग्लूकोज वगैरह आपका स्टोर होता है। तो ग्लूकोज क्या रिलीज करता है, CO2 निकालता है कि नहीं निकालता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करेगा। तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सबके सब तभी तो। और आपने एक और प्रोसेस पढ़ी थी सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड्स में, लिवर के अंदर ही RBCs आपकी डिस्ट्रॉय होती हैं। मैंने अभी लास्ट क्लास में ही आपको डिस्क्राइब किया था कि लिवर और बोन मैरो 2 कंपोनेंट्स हैं बॉडी की। आपकी जो RBCs बनती हैं, ऑल RBCs आर कंस्ट्रक्टेड इन द बोन मैरो। कहाँ बनती है, बोन मैरो। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएसिस। एंड हमारी बॉडी के जो RBCs डिस्ट्रॉय होते हैं, RBCs का लाइफ स्पैन कितना था, 120 डेज। 120 डेज में पुरानी RBCs को डिस्ट्रॉय होना ही होना है। तो RBCs के डिस्ट्रॉय होने का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, इट्स कंप्लीटेड इन द लिवर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमियोलिसिस। आ गया हीमियो वर्ड, अभी बता रहे थे बैलेंस मेंटेन करना है, ज़्यादा उसको कम करना है, कम को ठीक करना है। तो हीमियोलिसिस वर्ड का मतलब डिस्ट्रॉय ऑफ RBCs। RBCs का जो ख़त्म हो रही हैं वो कहाँ जाकर हो रही हैं, लिवर में ख़त्म हो रही हैं। तो लिवर आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके बाद में बाहर निकालना शुरू करता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कितने हैं, 3। नाइट्रोजनस वेस्ट पहला अपन पढ़ रहे थे, इसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, यूरिया मिडिल पार्ट है इसका। अब H2O तो वैसे भी आपका बॉडी में मैक्सिमम वाटर है, और किडनी का मेन काम ही वाटर को फिल्टर करना, सॉल्ट्स को फिल्टर करना। तो आपका ये तो अपने आप ही रिमूव होना है यूरिन के थ्रू, ये तो अपने आप ही वाटर आपका रिमूव होना है। आयंस, अभी जब आप वोमेन कैप्सूल में आपको पढ़ाऊंगी इसी में, आगे जब हम नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो नेफ्रॉन्स में आपको समझ में आएगा कि आयंस भी रिमूव होंगे। CO2 लंग्स रिमूव करता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वांटिटी की CO2 कहाँ जाएगी आपकी,
अभी लिवर की बात हो रही थी कि वहाँ पे ग्लूकोज है, और ग्लूकोज रिएक्शन करेगा ही करेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ब्लड लिवर में है कि नहीं, ब्लड लिवर में जब ब्लड है तो वहाँ पर ग्लूकोज है और ब्लड में ऑक्सीजन है आपके घुली हुई, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो बाय प्रोडक्ट्स तो सारे ऑर्गन्स आपके रिलीज करने ही करने हैं, सारे ऑर्गन्स आपके बाय प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। तो CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट आपका हो गया। इन तीनों के बारे में एक लाइन जल्दी से लिख लीजिए, अमोनोटैलिक या अमोनिया के लिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। प्रोटोजोअन्स, स्पॉन्जेस, लिवर फ्लूक, sponges, ascaris, leech, salamanders, tadpole, frog, crocodile, earthworm, leech, prawn, pilar, bony fishes। दो तरह की फिशेस पढ़ी हैं आपने, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस। पता है क्या कॉन्सेप्ट क्या है? बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, इनके नाम क्या है? एक को बोलते हैं कॉन्ट्रिक्थीस, एक को बोलते हैं ऑस्टिथीस। बोलते हैं कि नहीं? कॉन्ट्रिक्थीस कौन सी फिशेस हैं? कार्टिलेजिनस या बोनी? बोन्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? ओशिन की कॉन्ड्रिन और सल्फेट शुगर होती है। बोन्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन और सल्फेट शुगर होती है, और आपकी ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज है इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? कंफ्यूज्ड है कि सही बोल रहे हैं? चलो अभी बोनी फिशेज जल्दी से लिखो। बोनी फिशेज, सैलामेंडर्स, ठीक है। अब लिखिए आप, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल्स पहले दे दिए मैंने आपको, लगभग हर फाइलम का एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक, and excretion of ammonia is called ammonotelism, AMMONOTELISM। अगला लिखिए यूरियोटेलिक, या यूरिया डायरेक्ट लिख लीजिए, जैसा भी चाहें आप। Excretion of urea is known as ureotelism। Excretion of urea known as ureotelism, and animals which excrete urea are called ureotelic। And animals which excrete urea are called ureotelic। Are called ureotelic। Example, अब इसमें अर्थवर्म एग्जाम्पल यूरिया में भी है। कैसे? देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। जब अर्थवर्म वाटर में है, उसके पास एक्सेस ऑफ वाटर है, तो वो क्या रिमूव करना शुरू कर देगा? अमोनिया। जब अर्थवर्म एम्फीबियन की तरह काम कर रहा है, पानी से बाहर है, टेरेस्ट्रियल की तरह है, स्वॉर्म में है, खेत में है, तब वो क्या रिलीज करने लगेगा? यूरिया। तो ये जो आपका अर्थवर्म है ये दोनों की तरह काम करता है, तो ये दोनों में एग्जाम्पल्स आएगा इसका, ठीक है। जब इसके पास एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी ज़्यादा है, तो ये अमोनिया रिलीज करेगा। जब इसके पास पानी कम है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है, तब ये क्या रिलीज करेगा? यूरिया रिलीज करेगा। अर्थवर्म, एस्केरिस, कार्टिलेजिनस फिशेस,
frogs, alligators, mammals, मैमल्स के ब्रैकेट में आप मैन भी लिख लीजिएगा। लिखा, यूरियोटैलिक हो गया। थर्ड यूरिक एसिड वाला लिखिए यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक या फिर डायरेक्ट यूरिक एसिड लिख लीजिए, डेफिनेशन उसकी लिख लीजिए। Excretion of uric acid is called uricotalism. Excretion of uric acid is called uricotalism. And animals which excrete uric acid are called uricotelic. And animals which excrete uric acid are called uricotelic. Examples: most insects, ब्रैकेट में कॉकरोच पे लिख लीजिए, most insects, most land crustaceans, most land crustaceans, land snails, land reptiles, लैंड रेप्टाइल्स में कौन है, लिजर्ड है, स्नेक है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए, लैंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अब लिख लीजिए एक और जो मैंने अभी बोला था, जैसे अर्थवर्म दोनों की तरह करता है, यूरिया भी रिलीज कर रहा है और अमोनिया भी रिलीज कर रहा है, तो आप लिखिए ड्यूल एक्सक्रीशन। 2 पॉइंट्स इसमें लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ड्यूल एक्सक्रीशन, earthworm excretes ammonia, earthworm excretes ammonia when sufficient water is available, and in drier conditions. Earthworm excretes ammonia when sufficient water is available, and in drier conditions, drier मतलब जब पानी कम है उसके पास, it excrete urea lungfishes also, tadpole and aquatic turtle, जो कछुआ पानी में रहता है, aquatic turtle, ये सब क्या करते हैं, ड्यूल एक्सक्रीशन करते हैं। टैडपोल भी दोनों तरह से करता है, ठीक है, फ्रॉग की अलग स्टेज होगी और आपका अर्थवर्म करता ही करता है, तो ये क्या कहलाएगा, ड्यूल एक्सक्रीशन। अब साइंस में मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं बायो में, खास तौर से 3 वेस्ट प्रोडक्ट अपन ने पढ़ लिए, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब अमीनो एसिड भी कहीं कहीं वेस्ट में आता है, देखिए अमीनो एसिड्स, these animals, some animals excrete amino acids, they are called aminotelic. Some animals excrete amino acids, they are called aminotelic, and this process is called aminotelism. Example, uni or starfish. Starfish union,
डीएनए आप सबने पढ़ा है। डीएनए में क्या है, 2 प्यूरिन्स हैं। अब ये बीच में इसलिए बता रही हूँ कि ग्वानिन भी वेस्ट प्रोडक्ट में काम करता है कभी कभी। तो 2 प्यूरिन्स हैं और 2 पिरिमिडीन्स हैं। 2 प्यूरिन्स फंक्शन करेंगे और 2 पिरिमिडीन्स फंक्शन करेंगे। तो प्यूरिन्स के नाम क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स के नाम क्या है, साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए के केस में एक को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाता है, यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, 2 प्यूरिन्स 2 पिरिमिडीन्स डीएनए में। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह क्या है, यूरेसिल। अब आपका कुछ जगह पर वेस्ट प्रोडक्ट ग्वानिन काम करता है, जो कि क्या है, एक प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है। एडेनिन, ग्वानिन क्या है, एक प्यूरिन। हेडिंग दीजिए ग्वानिन। आपको पता है ग्वानिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किस एनिमल का, स्पाइडर। लिख लीजिए, स्पाइडर। स्पाइडर एक्सक्रीट ग्वानिन, so this is called guanotelic. Spider excrete guanine, so it is called guanotelic, and its mode of excretion is guanotelism. And its excretion is called guanotelism. एक और शब्द लिखिए अगला, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीएमओ। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में कभी कभी आ सकता है। ट्राईमिथाइल अमाइन एसिड्स। सम मैराइन टीलोस्ट फिशेस, मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस excrete TMO। कितने एग्जाम्पल्स हैं, 3। सम मैराइन, कुछ सर्टेन फिक्स होते हैं। सम मैराइन टीलोस्ट फिशेस, मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस excrete TMO। एक और शब्द है एलेंटोइन। अगला शब्द क्या बोला, एलेंटोइन। It is formed from uric acid as a result of an oxidation. It is formed from uric acid as a result of an oxidation reaction catalyzed by the enzyme catalyzed by the enzyme uricase. Allantoin is the excretory product of the embryos. Allantoin is the excretory product of embryos of amniotes, allantoin is an excretory product of embryos of amniotes, ब्रैकेट में लिखिए reptiles, birds and mammals। allantois पता है क्या है, एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन को बोलते हैं। जो एम्ब्रायोस की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना।
Allantoin is an excretory product of embryos of amniotes, reptiles, birds and mammals. इसको नोट में लिख लीजिए. In embryo, the excretory matter is stored in embryo. The excretory matter is stored in allantois. ALLANTOIS. allantois किसका नाम है? अभी बताया मैंने, एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन. अब याद रहेगा ना आपको, एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन. allantois किसको बोलते हैं? एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन. अगला लिखिए क्रेटिनिन. It is anhydride of creatine, CREATIN. It is anhydride of creatine. It is found in the body. It is formed in the body. Sorry. It is formed in the body from creatine. और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज़ होती है, मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी समझते हैं ना, जिनकी मसल्स प्रॉपर काम नहीं करते, उनमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होता है. उस डिसीज़ की प्रॉब्लम ये होती है. तो चाहे तो नोट में लिख लीजिए. इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी it is eliminated in urine. It is eliminated in urine in a great quantity. अब क्रेटिनिन था, अब क्या है? क्रेटाइन, CREATIN. It is found abundantly in muscles. It is found abundantly in muscles, not in tissues. कहाँ प्रेजेंट नहीं है? मसल्स में प्रेजेंट है, टिश्यूज में नहीं है. Bile pigments. Next heading, bile pigments. दो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, आपको अगर याद हो, ब्लूरुबिन और बाइवर्डिन. लिखिए ब्लूरुबिन, दीज आर ब्लूरुबिन एंड बाइवर्डिन. ये कब बनते हैं पता है? अभी हम आरबीसीज की बात कर रहे थे. आरबीसीज कहाँ ब्रेक होती है? आरबीसीज आपकी ब्रेक होती है कहाँ? लिवर में. वो प्रोसेस क्या कहलाती थी? हीमियोलिसिस. तो आरबीसी के ब्रेक होने पर ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा. जब आरबीसीज टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, तो क्या बनते हैं? ब्लूरुबिन और ब्लूवर्डिन. तो आरबीसीज के ब्रेकडाउन के बाय प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, क्या लिखवा रही थी मैं? These are bilirubin and blue-verdin, which are breakdown products of hemoglobin and formed in liver. कब बनते हैं? जब हीमोग्लोबिन टूटता है तब ये बनते हैं और लिवर में होते हैं. और इनको कौन रिलीज करेगा? दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल. बाइल जूस आपका बनेगा. दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल. और आपने सुना होगा जॉइंटिस. तो किसका क्या बढ़ जाता है बॉडी में जब जॉइंटिस होता है? ब्लूरुबिन. तो हाई क्वांटिटी ऑफ ब्लूरुबिन कॉजेज जॉइंटिस इन लिवर. ठीक है, जब ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लूरुबिन बढ़ने लगेगा तो बॉडी में जॉइंटिस क्रिएट होना शुरू हो जाए. अगला लिखिए हाइपोरिक एसिड, HIPPURIC. हाइपोरिक एसिड ये अदर मैमल्स में बनता है.
It is formed in other mammals. It is formed in other mammals. ऑर्निथोरिक एसिड, ऑर्निथोरिक एसिड, ये सारे पॉइंट्स इसलिए आज आपको लिखवा रही हूँ जिससे कल की क्लास में आप प्रिपेयर्ड रहें। जब ये शब्द बार बार आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपके पास पढ़ने के लिए होगा कि इन शब्दों का यूज़ कल टॉपिक में होना है आपके। ऑर्निथोरिक एसिड, इट इज फॉर्म्ड इन बर्ड्स एज नाइट्रोजनस वेस्ट। बर्ड्स में जो वेस्ट होता है वो कहलाता है ऑर्निथोरिक एसिड। इट इज फॉर्म्ड इन बर्ड्स एज नाइट्रोजन वेस्ट, एज नाइट्रोजनस वेस्ट। एक और लाइन लिख लीजिए, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इन मैन प्यूरिन्स, ह्यूमन लिख लीजिए। इन मैन प्यूरिन्स, प्यूरिन्स के ब्रैकेट में आपको पता है क्या है, एडेनिन और ग्वानिन लिख लीजिए। प्यूरिन्स ब्रैकेट में एडेनिन और ग्वानिन आर चेंज्ड टू यूरिक एसिड, are changed to uric acid for excretion. Changed to uric acid for excretion. Pyrimidines ब्रैकेट में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल भी लिखिए, तीनों रहेंगे। डीएनए में साइटोसिन, थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल रहेगा। Cytosine, thymine and uracil are changed in alanine for excretion. Changed to alanine for excretion. अब लास्ट अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, इनके अलावा जो और एक्स्ट्रा में है, ये तो मेन अपन ने नाइट्रोजनस लिखे ही थे सारे मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में कितने थे, 3, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। उसके बाद कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, क्रिटनाइन है, क्रिटाइन है, अमीनो एसिड्स हैं आपके, ग्वानिन है आपका, टीएमओ है ये सब। तो ये आपको डीप अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जनरली बुक्स में ये सब कभी कभी नहीं मिलते, तो आप पॉइंट्स लिखे रहेंगे तो आप आराम से इसको लर्न कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। अगला है अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, बाइल सॉल्ट्स। अभी जो मैंने लिखे थे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, बाइल सॉल्ट्स। तो लिख लीजिए, बाइल सॉल्ट्स आर सोडियम, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड्स। Bile salts are the sodium and potassium salts of bile acids. Which are conjugated with glycine and taurine. छूट गया क्या, दोबारा बोलूं? Bile salts are sodium and potassium salts of bile acids. Bile acids में जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, बाइल सॉल्ट्स कहलाएंगे। Which are conjugated with glycine और taurine. और जब ये कॉन्जुगेट हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, बाइल एसिड्स बना लेंगे। तो लिखो, द conjugated bile acids namely glycolic acid and taurocolic acid
glycolic acid and taurocolic acid from bile salts in combination with sodium or potassium salts. In combination with sodium and potassium salts. क्लियर हो गया? अब एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करके अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स आपके पास अब आ गए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ना था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से आएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? मेटाबॉलिक रिएक्शन से, मेटाबॉलिज्म से आएगा। मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है? सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस, दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो हमारा जो ग्लूकोज वगैरह सब बन रहा था, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके, वो कितने पार्ट्स में बांटा गया मेटाबॉलिक वेस्ट को? अभी जब हमने मेन शुरुआत किया तो नाइट्रोजनस वेस्ट है पहले, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है। अमोनिया किसका वेस्ट है? वाटरी एनिमल्स का, एक्वेटिक एनिमल्स का ज़्यादातर, जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करने के लिए है। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो हम क्या हैं? यूरियोटेलिक हैं। जिनकी बॉडी में ज़्यादा पानी वेस्ट करने को है वो क्या है? अमोनोटेलिक है। और जिनके पास दोनों, मतलब ना कम ना ज़्यादा, यूरिक एसिड, लीस्ट पानी, सबसे कम पानी खर्च करते हैं, वो कौन से? यूरिक एसिड से रिलीज करेंगे। तो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है, फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सेप्शन सारे लिखवाए, अमीनो एसिड्स, टीएमओ वगैरह सारा बताया। नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर और आयंस, CO2 और क्रिएटिनाइन, ये मेन आपके मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट को मिटा दो सारा। चूंकि हमें ह्यूमन का पढ़ना है, तो हम ह्यूमन के पढ़ने के लिए अब जो ये प्रोसेस एक्सक्रीशन की होगी, ये कहाँ होगी? उस सिस्टम को हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बहुत वैसे सिंपल है, लेकिन जब हम इसकी किडनी की इनर स्टडी करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। आउटर आप जब इसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा सिंपल है। क्या है? 2 पेयर्स में किडनी, जैसे कल हमने हार्ट के पॉइंट्स लिखे थे, मैं साइड में शॉर्ट में आपको लिखती चली जाऊँगी। 2 पेयर्स में इनको क्या बोलेंगे? किडनी। These are called ureters. अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। It is called urinary bladder. It's called urethra. आपकी किडनी कितने पेयर्स में है? 2 पेयर्स किडनी। सॉरी 1 पेयर, 2 लिखी। 1 पेयर किडनी, 2 किडनीज मीन्स 1 पेयर। कलर क्या है? ब्राउनिश, ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश, रेड भी नहीं कह सकते, ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश कलर होगा। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है आपका? बीन शेप। सेम के बीज देखे हमने, तो सेम के बीज वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका बीन शेप, बिल्कुल। अब अंदर की तरफ से कॉन्केविटी होती है, अंदर की तरफ से ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, कॉन्केव है। ये जो एक्सिस है इट इज कॉल्ड कॉन्केविटी।
कॉन्केविटी ऑफ किडनी को हम यहाँ पर शब्द को बोलेंगे हाइलम, और हाइलस भी लिखा होता है, हाइलस वर्ड से बना है, तो वैसे तो हाइलम ही बोलते हैं इसको। तो जहाँ पर किडनी कॉन्केव्ड है, झुकी हुई है, हल्का सा एक नोच है, जैसे हमने कार्डियक नोच पढ़ा था कि जहाँ पर हार्ट आपका लेफ्ट साइड टिल्टेड होकर जरा सा घुस गया फेफड़े के अंदर, तो वो क्या कहलाता था? कार्डियक नोच। ऐसे ही जब किडनी यहाँ पर दोनों यूरेटर्स निकलेंगे जहाँ से, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उस पार्ट को हम बोलेंगे हाइलम। हाइलम से फिर 1 पेयर यूरेटर्स निकले। अगला पार्ट क्या है? ये रेडिश ब्राउन कलर लिख दूँ, रेडिश ब्राउन कलर है, कॉन्केविटी, इसको बोलेंगे हाइलम। वहां से क्या निकले? 1 पेयर, एक 1 पेयर किडनी थी, दूसरा 1 पेयर क्या है? यूरेटर्स। 1 पेयर यूरेटर, किडनी की कॉन्केविटी जहाँ है वहाँ हाइलम से 2 यूरेटर्स निकले। यूरेटर्स जाके कहाँ खुल गए? यूरेटर्स जाके खुल गए आपके यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर कैसा है? सिंगल है, सिंगल ब्लैडर, इसका नाम होगा यूरिनरी ब्लैडर। फिर क्या आ गया? लास्ट यूरेथ्रा। इतना सा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका जो मेन सिस्टम है वो कितनी चीज़ों से मिलके बना है? 4 चीज़ों से। सबसे पहला 2 पेयर्स बीन शेप्ड किडनी, रेडिश ब्राउन कलर, और कहाँ की तरफ होती है? पीछे की साइड होती है, हमारे डॉर्सल पोर्शन में होती है। कहाँ होती है? डॉर्सल पोर्शन में। थोड़ा सा कैविटी में नीचे की तरफ जब आपकी वर्टिब्रा शुरू होती है तो ऊपर की 3 वर्टिब्रा को छोड़ देंगे, चौथी वर्टिब्रा से स्टार्ट होकर लगभग 7वीं वर्टिब्रा तक जाती है। तो थर्ड, शुरुआत हुई 3rd 4th से, तो वो पार्ट कहाँ का है? थोरेसिक का। फिर पार्ट कहाँ का आ जाएगा? एब्डोमिनल का। मैंने आपको बताया था बॉडी हैज 3 कैविटीज, बक्कल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो किडनी कहाँ है? डॉर्सल पोर्शन में, पीछे की साइड है। थोरेसिक कैविटी का 3rd 4th पार्ट नीचे का। शुरुआत तो थोरेसिक कैविटी से हुआ, लेकिन जा कहाँ रहा है? एब्डोमिनल कैविटी में। तो आपकी 4th वर्टिब्रा से स्टार्ट होगा, तो वहाँ तक की किडनी आपकी डॉर्सल पोर्शन में दोनों प्रेजेंट है। रेडिश ब्राउन कलर है इनका। अब वहाँ किडनी से क्या निकले? 2 यूरेटर्स निकले। 2 यूरेटर कहाँ से निकले? कॉन्केविटी पार्ट से, हाइलम बोलेंगे उसको। सेम के बीच का शेप बिल्कुल सेम है, आप देखिए सेम के बीच पे एक स्कार दिखाई देता है, तो वो स्कार यही हाइलम जैसा स्कार हो गया माना, इसीलिए इसको बिल्कुल सिमिलर किससे कहा गया? बीन शेप स्ट्रक्चर कहा गया। 2 यूरेटर्स पतली ट्यूब्स आई आपकी, कहाँ कनेक्टेड हो गई? जाकर यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्टेड हो गई। ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा आ गया। तो यहाँ पर ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है, 2 organs are in pairs and 2 are single. 1 pair of kidney, 2, 1 pair of ureters, 2, urinary bladder, 1, urethra, 1. अब आपकी किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, शॉर्ट में जरा सा भी शुरू कर देते हैं। बाहर का जो पार्ट होता है किडनी का, जो आउटर स्ट्रक्चर, ये वाला जो, इसको हम क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पार्ट आपका बाहर वाला, रेड पेन से कर देते हैं इसको, डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। बाहर का पार्ट रीनल कॉर्टेक्स हो गया, और अंदर का पार्ट कहलाएगा रीनल मेडुला। मेडुला मतलब बीच का भाग, मेडुला मतलब बीच का पूरा पोर्शन आपका कहलाएगा रीनल मेडुला, और बाहर का पार्ट आपका कहलाएगा रीनल कॉर्टेक्स। अब यही सारा हमारा फिल्ट्रेशन होता है, यही सारा प्रोसेस, इसी के अंदर जो आप नेफ्रॉन पढ़ेंगे अभी, इसके अंदर छोटे छोटे पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। इस टॉपिक को हम कल कवर कर पाएंगे। पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे, वेज ठीक से नहीं बना है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन्स। पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? मेडुलरी पिरामिड्स। और नेफ्रॉन कहाँ जाएगा?
पिरामिड्स का पिरामिड्स के अंदर क्या है, बहुत सारे, इसमें कम से कम 10 लाख के आसपास आपके क्या होती हैं, मिलियंस। तो मिलियंस को क्या बोलोगे, 10 लाख। तो यहाँ पर अब सारा जो स्ट्रक्चर आपका काम करना है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, कॉर्टेक्स पार्ट का रोल ज़्यादा नहीं है, कॉर्टेक्स पार्ट का आउटर स्ट्रक्चर है, केवल मेन रोल किसका है आपका, रीनल मेडुलरी पार्ट का है। मेडुलरी पार्ट में यहाँ पर सारा फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर आपके वेना कैवा लाएंगी, ब्लड लाएंगी। अभी ये प्रोसेस हम फिर वुमेन कैप्सूल का जब आप स्टडी करेंगे तब आपको सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगी। तो कल की क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो कल हम कौन सा टॉपिक लेंगे, मैं आपको कल किडनी का